गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोज मोबिलिटी कंपनी की। तो देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि ये इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा समझेंगे, इनके बिजनेस के बारे में जानेंगे। फिर थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर आउटलुक की बात। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर किया जा रहा है। तो अगर बात करें कि इकोज मोबिलिटी करती क्या है, तो इकोज मोबिलिटी एक तरीके से एक कार रेंटल बिजनेस चला रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो शॉफर भी देते हैं। तो शॉफर कार रेंटल्स का इनका बिजनेस है बेसिकली, सीसीआर जिसको ये कहते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने कुछ 50 इयर्स पहले इनके फादर ने। और ये जो इनका नाम है इकोज, वो एक एक्स आर्मी पर्सनल थे और उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसी के बेसिस पे अपना इको नाम रखा, जो इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर थे वो। और उसके बाद फिर राजेश जी और फिर उसके बाद आदित्य जी ने ज्वाइन किया इस कंपनी को, फिर आगे लेके गए और 2012 में ये कंपनी सबसे बड़ी कार रेंटल कंपनी बन गई थी एनसीआर रीजन में। और फिर उसके बाद तो उन्होंने पूरे पैन इंडिया में, वो आगे हम देखेंगे ही कैसे प्रेजेंस बनाया है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री थी कंपनी के बारे में। तो देख सकते हैं आप 29 ईयर्स से ये इनका एक्सपीरियंस है। और अगर फ्लीट की बात करें तो 18,000 से भी ज़्यादा इनके पास फ्लीट्स है। ये इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं, थोड़ा सा इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है। और 90%, तो ये बहुत एसेट लाइट मॉडल पे बेस्ड है। तो 90% जो इनकी फ्लीट्स है वो असल में वेंडर्स की होती है। तो इनकी अभी कुछ 840 के आसपास इनकी खुद की फ्लीट्स हैं। और 50+ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं। ये कई बड़ी कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ी हुई है जो इनकी सर्विसेज लेती हैं। और 128 सिटीज़ में और पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है। ठीक है। और 1100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इनके, और जो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑपरेशंस में है, जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो है। ये नहीं है कि ये पूरा टेक ड्रिवन है या उनके सिर्फ टेक पे ही एम्प्लॉयज़ है, नहीं, ये पूरा इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है वो ऑपरेशन संभालते हैं ऑन ग्राउंड। ठीक है। और ये 2.54 मिलियन ट्रिप्स इन्होंने H1 में की है। और इन्होंने मेजर पार्टनरशिप भी की है क्रेडिट कार्ड कंपनीज से। और रियल एस्टेट कंपनीज में ये ऑफिस को मेन लेते हैं, एक ऑफिस जो अपना रेंट प्रोवाइड करता है ऑफिस स्पेस पे, वो भी इनके साथ पार्टनरशिप की उन्होंने हाल ही में। तो इनके अगर बिजनेस मॉडल को समझना है तो इनके 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक सीसीआर जो कि है शॉफर्ड कार रेंटल, जिसमें ये लग्जरी कार या फिर इकोनॉमी जैसी भी कार होती है उसके साथ शॉफर प्रोवाइड करते हैं, जो कि ड्राइवर है, ड्राइवर को ये शॉफर ही कहते हैं। वो उनको सर्विसेज देता है। और ये कॉरपोरेट्स इवेंट्स या B2B जितने भी कॉरपोरेट इवेंट्स होते हैं और कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस के कुछ भी जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे ये सर्विस देते हैं शॉफर के साथ। तो ये जो शॉफर होते हैं ये वेंडर के ही होते हैं, इनको ये अलग से बाद में ट्रेनिंग भी देते हैं, इनकी बैकग्राउंड चेकिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद इनको ऑनबोर्ड किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस होता है इस प्रोसेस में। और जो सेकंड जो इनका सेगमेंट है वो है ईटीएस का, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। तो जिसमें ये एक बेसिकली ऑर्डर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो उनके एम्प्लॉयज़ को होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम की सर्विसेज देते हैं। और ये बेसिकली इसमें जो मेजॉरिटी इनके क्लाइंट है वो जीसीसीज ही हैं। और 66% जो रेवेन्यू ईटीएस में आता है वो जीसीसीज ही है अभी। और ये 11 मेजर कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में ईटीएस की सर्विस दे रहे हैं। और इनका जो रेवेन्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, मतलब ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा सेगमेंट किस क्वार्टर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये रेवेन्यू स्प्लिट मैं आपके सामने रखा हूँ, देखिए। कभी Q2 में 62% और 38% था। तो उसमें सीसीआर का जो ये था कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, फिर धीरे धीरे हमको थोड़ा सा उसमें अपटेक देखने को मिला है। तो सीसीआर जो है उसमें वो थोड़ा सा हायर मार्जिन बिजनेस है, उसमें 8 से 9% हायर ग्रॉस मार्जिन है। और ये सेल्फ ड्राइव भी प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ ड्राइव सर्विसेज, बट वो कहते हैं कि हमारा वो मेन प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें मार्जिन्स नहीं होते इतने अच्छे खासे मार्जिन नहीं होते। और जो ईटीएस का ये सेगमेंट है इसमें बेसिकली 3 से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और तो इसमें अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी अपने पास होती है, बट इसमें थोड़ा सा मार्जिन कम होता है एज़ कम्पेयर टू सीसीआर। तो मार्केट साइज़ की बात करें तो ये कहते हैं कि अभी बहुत बड़ा सेगमेंट जो है अनऑर्गेनाइज्ड है।
तो बोलते हैं कि CY23 में 25% अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जो अब 30% हो गया है। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मार्केट साइज इतना भी ना बढ़े, अगर इन जनरल इन मैक्रो सिचुएशंस इतनी अच्छी भी नहीं रहे, तो भी हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर लेते रहेगा कंटिन्यूसली। और अगर जब मार्केट ओवरऑल बढ़ती है, मार्केट साइज बढ़ती है, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मार्केट साइज भी एस्टिमेट तो किया गया है कि 12.7% से CAGR से CCR की मार्केट बढ़ेगी और 14% CGR से ETS की मार्केट बढ़ेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इनको डबल इंजन ग्रोथ मिल सकती है और हमको एक अच्छा एक अपटेक रेवेन्यू में देखने को मिल सकता है। और GCC जो है वो अभी 2025 तक 1900 है, और वो एस्टिमेट किया गया है कि 2030 तक 2400 हो जाएगा। तो एक अच्छी ग्रोथ वहाँ से भी आ सकती है, जो ETS को बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है। और यहाँ पे Tier 2 और Tier 3 में जो सिटी एक्सपांशन कर रहे हैं, और जो जो रोड नेटवर्क्स जो बिल्ट हो रहे हैं, इससे अपने को CCR में भी एक अच्छा अपटेक देखने को मिल सकता है। तो ये फ्यूल हो सकती है, ये रीज़न हो सकते हैं ग्रोथ के आने का दोनों सेगमेंट में। अगर फ्लीट्स की बात करें तो 90%, 94% इनफैक्ट इनके वेंडर ऑपरेटेड होते हैं। और वेंडर पे इनका ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा सच ऑब्लिगेशन नहीं है कि सिर्फ आप इकोस को ही सर्विस दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, वो दूसरे को भी दे सकते हैं, बट ऐसा होता है कि ऑन रियलिटी इतने वो बिजी रहते हैं इकोज में ही, और इकोज ही उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देता है उनकी नीड को। तो उनको ज़्यादा कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट हाँ, अगर वो चाहें तो वो दूसरी जगह भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि आप सिर्फ इकोज को ही प्रोवाइड करिए। और 6% इनकी खुद की ओनरशिप के जो फ्लीट्स हैं, वो भी अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन देखने को मिला हमको। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में हमको ज़्यादा अपनी फ्लीट्स इनको खरीदते हुए देखा है। तो कैश कंपनी के पास अच्छा है, तो और जो अपना ROC भी अच्छा है। तो उसमें इन्होंने कई जो फ्लीट्स एक्सपांशन किया है अपने पर्टिकुलर कंपनी की खुद की। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है, जो इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आज भी जो आ रहा है वो है पुराने कस्टमर्स से। तो H1 में भी देखेंगे तो 57% जो रेवेन्यू आया है वो ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इनके साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये पहले था 61%, बट जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है वो असल में हुआ क्या है कि इस बीच जो FY25 से हाफ में उन्होंने कई क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए। हर हर क्वार्टर में ये अच्छे खासे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं। इस वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो क्लाइंट का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा कम है। बट एज सच क्लाइंट का कंसंट्रेशन इतना कुछ नहीं है। इनके टॉप जो 25% जो 25 क्लाइंट्स है वो भी कुछ अराउंड 60% देते हैं रेवेन्यू को 50%। तो एक क्लाइंट से इनका कभी भी 2% के ऊपर नहीं जाता है। तो बहुत कम क्लाइंट कंसंट्रेशन है, तो ये अच्छी बात है। तो अभी हमने बिज़नेस के बारे में थोड़ा देखा, तो थोड़ा सा आप फाइनेंशियल्स पे अगर ध्यान देंगे तो रिसेंट में जो क्वार्टर्स हुए हैं उनमें आप एक चीज़ तो नोटिस करेंगे कि जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। जब से ये लिस्ट हुए तब से बहुत अच्छी हमको सेल्स देखने को मिल रही है। 21%, 20%, 23%, 33% इनफैक्ट जो Q2 में आई है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी। बट आपको सेकेंड चीज़ एक और नोटिस करनी होगी कि मार्जिन्स, तो मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली Q1 और Q2 में FY26 के। बट इन्होंने जो हमेशा कहा है कि हमारा 13 to 15% का मार्जिन का गाइडेंस रहेगा, और वही आगे भी चल के रहेगा। तो इसमें अगर बात करें Q1 में, अगर मार्केट जो मार्जिन जो गिरे 15% से 12% जो हुए, उसके बेसिकली एक वन ऑफ था, जो कि इनका पुराना एक ख़राब डेट था, वो उन्होंने प्रोविज़न ले लिया था। तो वो जो क्लाइंट है उनसे अभी भी डील कर रहे हैं, वो अभी भी उनका क्लाइंट है। वो बोले बहुत अच्छा क्रेडिबल क्लाइंट है, वन ऑफ द गवर्नमेंट क्लाइंट है वो। बट उनका एक कोई ट्रांजैक्शन था जिसमें थोड़ी बिलिंग रुक गई थी, और फिर उसके बाद वो कुछ उस पर लीगल प्रोसेस चल रहे हैं। तो वो अलग ही है, वो अभी
जो मेन क्लाइंट है वो अपना सर्विसेज दे रहे हैं, बट वो थोड़ा सा जो अमाउंट है वो रह गया है 1.9 करोड़ का। वो Q1 में उन्होंने प्रोविज़न बनाया था। और एक जो सेकेंड चीज़ आप देखने का आपको मिलेगा कि 2% इंक्रीज़ हुआ है एम्प्लॉय कॉस्ट में, स्पेशली इन Q1। तो जो बोनसेस होते हैं और जो वेडिंग एंगेजमेंट और बोनसेस जो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, वो ये पहले क्या करते थे, जब उस वो पर्टिकुलर एक्सपेंस होता था तब वो रिपोर्ट करते थे, बट अब वो क्या कर रहे हैं कि हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं, ताकि कोई एक क्वार्टर पे एक साथ इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये हमको थोड़ा सा जाके आगे चल के भी ये ऐसी एलिवेटेड ही दिखेगा। तो वो बोला, उन्होंने बोला है कि ऐसी कंटिन्यूस रहेगा। तो हम एक क्वार्टर में ना लेते हुए हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा उसका इम्पैक्ट लेंगे। तो वो एक वन ऑफ द रीजंस था। फिर सेकेंडली, अब सेकेंड क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड क्वार्टर में हमको फिर से मार्जिन में डिप देखने को मिल रहा है। तो चलो Q1 में तो वन ऑफ था, तो Q2 में भी सेम रीज़न है, एक और वन ऑफ हुआ और एक और डेट था, वो उन्होंने उसका प्रोविज़न बनाया और इस बार 7.9 करोड़ के आसपास का था। तो इस वजह से हमको सेकेंड क्वार्टर में भी एक डिप देखने को मिल रहा है मार्जिन में। बट उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न, सारे ही प्रोविज़न हमने कर दिया, अब आगे चल के H2 में हमको एक भी प्रोविज़न देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मार्जिन हमको वापस से कम बैक करती दिखेगी वही 13 to 15% के रेंज में। और जो इससे पहले जो एक मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, ये अपना दिसंबर 24 के क्वार्टर में 13% हो गई थी। तो उसमें उनका जो मेन रीज़न था वो था कंपटीशन का इंक्रीज़ होना। तो असल में क्या हुआ है कि जब से ये लिस्ट हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो अब ऑनलाइन आ गए, सबके सामने आ गए, पब्लिक हो गए, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिला और न्यू न्यू कंपटीशन डेवलप हुए। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने देखा हो कि ये बहुत लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, या इतना अभी इसमें डोमिनेंस नहीं है किसी कंपनी का, या इसमें किसी को अपॉर्चुनिटी लगी होगी, तो वो बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री ली है, कई प्लेयर्स ने, उनका ऐसा कहना था। बट उन्होंने बोला कि वो जो फर्स्ट थिंग, सबसे ईजीएस्ट थिंग कर सकते हैं वो प्राइस ड्रॉप है, और उन्होंने प्राइस ड्रॉप किया था उस क्वार्टर में। इस वजह से हमको इकोस पे भी थोड़ा सा प्रेशर आता दिखा था क्वार्टर दिसंबर 24 वाले क्वार्टर में। बट उन्होंने कहा कि ये वो इतने दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और ये कोई तरीका नहीं है इस बिज़नेस में रहने का। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंपटीशन तो हमने पहले भी देखा है, हम 30 साल से इस बिज़नेस में, तो उसके बाद हम रिकवरी कर देंगे और हमारी मार्जिन जो है वो 13 से 15% के बीच में मेंटेन रहेगी। तो फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करेंगे तो जो हमेशा से गाइडेंस रहा था इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट का, वो 13 to 15% का था। बट उसके बाद जो H1 हुआ और हमने देखा ही Q1 Q2 में 23 और 33% की ग्रोथ आई, तो वो तो समझ ही में आ रहा था कि इस बार ऐसी 17% की ग्रोथ हो जाएगी अगर H2 फ्लैट भी रहा तो। बट H2 जो नॉर्मली होता है वो बेटर होता है H1 से, तो इसकी वजह से ग्रोथ उन्होंने रिवाइज की और उसको इंक्रीज़ किया, और अब कहा है कि 17 to 20% इज़ आर टारगेट। हो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी वो ओवर अचीव ही करेंगे। और EBITDA मार्जिन का वही 13 से 15% का इनका टारगेट है। और इन्होंने न्यू क्लाइंट्स जो है वो बहुत ऐड किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक टीम, सेल्स टीम पे बहुत उन्होंने काम किया है, अभी बहुत नए नए एडिशंस भी किए उन्होंने। 40 पीपल की इनकी सेल्स की टीम भी हो गई, पहले बहुत छोटी थी। तो वो सब वो कह रहे हैं कि अब उसका असर हमको दिख रहा है, और वॉलेट शेयर भी बढ़ रहा है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं इनके। और जो प्रोविजंस थे वो भी उन्होंने बोला कि हमने सब कर दिया, अब H2 में वो भी नहीं होगा। और उन्होंने कहा था कि हम कुछ नए एरिया में भी देख रहे हैं एंट्री लेने की, जो कि हमको H2 में पता चलेगा, उस पर क्लियरिटी मिलेगी। बट मोस्ट प्रोबेबली इनको कुछ न्यू एरिया में भी एंट्री लेना है। और अगर बात करेंगे कि तो ये टेक्नोलॉजी पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, उस पर भी अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखते हैं उसका भी, वो उन्होंने कहा है कि आगे चल के हमको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर अगर पी की बात करें तो इतना भी फेयरली वैल्यूड है अभी भी, अगर देखेंगे तो 17-18 के पी पे अराउंड ट्रेड कर रहा है अभी के बात करें तो एज ऑफ नाउ। और 17 to 20% की ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो इतना हमको ज़्यादा अपटेक देखने को मिलेगा नहीं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी इतना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। हो सकता है हमको आगे चल के ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिले, बिकॉज़ ये
जैसे जैसे एक्सपांड कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो हो सकता है हमको आगे चल के थोड़ा सा ड्रास्टिक ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिले, तब हो सकता है हमको बॉटम लाइन में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ इतना अगर हाँ हो सकता है, जैसे मार्केट कंडीशंस, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस अब अच्छी थी, तो इनको ऐसे इकोज जैसे स्टॉक को 30-40 का पी जो मिल रहा था, वो कंडीशन होती है तो री रेटिंग ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। और वहीं एज़ कंपेयर करेंगे शेयर प्राइस से, तो शेयर प्राइस अभी अच्छी खासी टैंक हुई है, इनफैक्ट अभी ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गाइडेंस तो अच्छी है, देखते हैं, ट्रैक तो करते रहेंगे, और अगर देखते हैं इसे ओवर अचीव करते तो मोस्ट प्रोबेबली हमको एक री रेटिंग देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस कंपनी पे आपको एनालिसिस चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।